स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं गणित में निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेटिंग ज्यामिति को। ठीक है, तो आखिरकार ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, तो ध्यान रखोगे तल पर किसी एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट प्लेन की आवश्यकता होती है। जब तल पर खींची गई दो सरल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है या फिर समकोण पर काटती है तो पूरा तल जो होता है वो चार भागों में बंट जाता है और इनमें से प्रत्येक भाग चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया और ये चौथा चतुर्थांश हो गया या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो याद रखिएगा ये चतुर्थांश शब्द का जो निर्माण हुआ है दो शब्दों के मेल से हुआ है। एक हो गया चतुर्थ, दूसरा हो गया अंश। चतुर्थ का मतलब होता है चार और अंश का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। तो पूरा तल जो हुआ वो चार भागों में बंट गया, उसमें से प्रत्येक भाग चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाएगा। इनमें से परिपाटी के अनुसार या मान्यता के अनुसार नियम क्या है कि यहाँ जो रेखा क्षैतिज रेखा के रूप में दिख रही है, क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा को हम लोग सामान्य तौर पर एक्स डैश एक्स अक्ष या फिर कभी कभी सिर्फ एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, तथा जो रेखा लंबवत है या फिर ऊर्ध्वाधर है उस रेखा को हम लोग वाई डैश अक्ष या फिर केवल वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। और फिर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु या फिर ओरिजिन, और इसको संकेत अक्षर में हम लोग निरूपित करेंगे ओ लेटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु ओ हो गया। ठीक है, अब परिपाटी के अनुसार क्या है कि परिपाटी के अनुसार एक्स डैश एक्स अक्ष कहें या फिर एक्स अक्ष के ऊपरी भाग में आपके दो चतुर्थांश पड़ जाते हैं और एक्स अक्ष के निचले भाग में दो चतुर्थांश पड़ जा रहे हैं। तो यहाँ एक्स अक्ष के ऊपरी भाग में दाहिने ओर का जो चतुर्थांश होता है उसे परिपाटी के अनुसार प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, और परिपाटी के अनुसार एक्स चतुर्थांश के ऊपरी भाग में जो बाएं ओर का चतुर्थांश होता है उसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश या फिर सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक्स एक्स के नीचे जब आते हैं तो बाएं ओर का जो चतुर्थांश होता है उसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं, और एक्स अक्ष के नीचे जो दाहिने साइड का चतुर्थांश होता है उसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको चार चतुर्थांश दिख रहा है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको याद कैसे रखोगे, तो बस आपको एक चीज याद रखना है कि एक्स अक्ष के ऊपरी भाग में जो दाहिने ओर का चतुर्थांश है उसको प्रथम चतुर्थांश मानते हुए अपने काम को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने हैं। घड़ी के सुई के घूर्णन की विपरीत दिशा में आप लोगों को चतुर्थांश का नामकरण करना है। तो यहाँ हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, इधर आ जाओगे तो देखिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश मिलेगा, यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश और लास्ट में मिल जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चतुर्थांश का नामकरण करना चाहिए। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे इसमें से कि यहाँ जो चीज देख रहे हो चतुर्थांश के बारे में तो समझ गए। आप देखोगे यहाँ पर ये दो रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत काट रही है कि समकोण पर काट रही है, वे दोनों ही रेखा अक्ष के नाम से जानी जाती है। उसमें से जो एक्स अक्ष होती है या क्षैतिज अक्ष होती है उसको हम लोग एक अन्य नाम भुज के नाम से भी जानते हैं, और जो रेखा वाई डैश के रूप में होती है या फिर कोटि के रूप में होती है तो इसका एक अन्य नाम क्या है, कोटि है। भुज का अर्थ आप लोग समझते हैं, भुज का अर्थ होता है भुजाएं, कोटि का अर्थ होता है शीर्ष। अब देखना है कि यहाँ पर एक्स अक्ष का अन्य नाम क्या हो गया, भुज, और वाई अक्ष का अन्य नाम क्या हो गया, कोटि। अब देखोगे भुज या कोटि को यदि हम लोग एक संख्या रेखा के रूप में निरूपित करें तो संख्या रेखा में आप क्या जानते हो, भुज में जो ओ बिंदु है या शून्य है उसके दाहिने ओर सामान्य तौर पर धनात्मक राशियां व्यक्त की जाती है। कोई एक उपयुक्त एक लेकर मान के चलिए वो इकाई एक का ले लेंगे तो पहला इकाई एक का होगा, दूसरा इकाई दो का होगा, तीसरा इकाई तीन का, चौथा इकाई चार का, पांचवा इकाई पाँच का, छठा इकाई छः का, सातवां इकाई सात का। इस तरह से आगे बढ़ जाओ। ठीक, शून्य के बाएं साइड में एक्स अक्ष में क्या होगा, पहला जो इकाई होगा वो शून्य के बाएं साइड में -1 का होगा, दूसरा इकाई -2 का होगा, तीसरा इकाई -3 का, चौथा इकाई -4 का, पांचवा इकाई -5 का। इस तरह से आगे बढ़ जाओगे बाएं साइड में। ठीक उसी प्रकार से वाई अक्ष में क्या देखोगे, मूल बिंदु के ऊपर जो होंगे वो इकाई धनात्मक होंगे, जैसे यहाँ पर एक इकाई, दो इकाई, तीसरा इकाई, चौथा इकाई, पांचवा इकाई, छठा इकाई।
और शून्य के बाएं तरफ जब आएंगे तो उस स्थिति में पहला इकाई बन जाएगा -1 का, दूसरा इकाई -2 का, तीसरा -3 का, चौथा -4 का, पांचवा -5 का, छठा -6 का। इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर अब करना क्या है, तो किसी भी एक बिंदु का जब स्थान निर्धारित करना है तो स्थान निर्धारित करते समय क्या करना है, संबंधित बिंदु के भुज को पहले और कोटि को बाद में पढ़ा जाना चाहिए और उस पढ़े हुए मान को या फिर उसके पाठ्यांक को क्या करना चाहिए, छोटी ब्रैकेट के अंदर में भरकर रख देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम है आर बिंदु। तो आर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के बाद आर बिंदु से भुज पर पहले लंब डालोगे। तो आर बिंदु से भुज पर डाला गया जो लंब होगा वो क्या देखोगे, सीधे कहाँ पहुंचेगा, 3 पर पहुंचेगा। तो आर बिंदु का भुज का मान 3 होगा। फिर उसके कोटि का मान क्या होगा, तो फिर आपको आर बिंदु से कोटि यानी वाई अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। तो उसे वाई अक्ष पर जो डाला गया लंब होगा वो सीधे जाकर वो भी संयोग 3 पर ही पहुंच रहा है, तो इसके कोटि का मान भी 3 हो जाएगा। और इस तरह से भुज का मान 3 और कोटि का मान जो 3 प्राप्त हो गया उसे हम लोग छोटी ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में घेर कर रख लेंगे। और ये जो मान हो गया 3,3 वो आर बिंदु का निर्देशांक हो गया। ठीक, इस प्रकार से मान कर चलिए द्वितीय चतुर्थांश में कहीं पर कोई एक बिंदु है, जैसे इस जगह पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम है मान के चलिए एस। तो एस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो एस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको एस बिंदु से क्या करना पड़ेगा, उसके जो भुज हैं उस पर लंब डालना पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। तो उसका डाला हुआ लंब देखिए कहाँ पहुंच रहा है, -2 पर। तो यानी एस का भुज हो गया -2। फिर कोमा का मान रखना है, अब फिर कोटि का मान पढ़ना है। तो एस बिंदु से जो डाला गया लंब होगा कोटि अक्ष पर या वाई अक्ष पर, वो कहाँ पहुंचता है, 1 पर पहुंचता है। इसके कोटि का मान हो जाएगा 1। और इस तरह से एस बिंदु का निर्देशन -2,1 हो जाएगा। उस प्रकार से मान के चलिए तृतीय चतुर्थांश में कोई एक बिंदु है इस जगह पर, इसका नाम है अगर एन, तो उस एन बिंदु का निर्देशन क्या होगा। तो एन बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा, एन बिंदु से पहले भुज पर लंब डालना होगा। तो एन बिंदु से जो भुज पर डाला गया लंब होगा वो कहाँ पहुंच रहा है, देख लें, -1 पर पहुंच रहा है। तो एन का भुज हो जाएगा -1 और उसका कोटि क्या होगा, तो इसके लिए एन बिंदु से आपको कोटि अक्ष या वाई अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा जो कहाँ पहुंचेगा, -5 पर। और इस तरह से एन का जो निर्देशांक प्राप्त हो गया -1, -5 के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप अलग अलग बिंदु का निर्देशांक निर्धारित कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर प्रत्येक बिंदु का इस तरह से आप तल पर स्थित कोई भी बिंदु होगा उनका निर्देशन प्राप्त कर सकते हो भुज और कोटि के माध्यम से। ठीक, अब देखिए चारों जो है चतुर्थांश पर स्थित हमने एक एक बिंदु को उदाहरण के तौर पर ले लिया और उनके निर्देशांक को भी समझ लिया। लेकिन इनके निर्देशांक में एक खासियत या विशेषता क्या देखते हो कि प्रत्येक चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो निश्चित या नियत रहता है। जैसे प्रथम चतुर्थांश के रूप में जो भी निर्देशांक प्राप्त हो गए उसमें भुज के मान को देखिए 3 प्राप्त हुआ, तो 3 का चिन्ह क्या है, प्लस में है। अब कोटि क्या है, तो कोटि का मान भी 3 है, यानी 3 माने प्लस में है, +3। तो इस तरह से प्रथम चतुर्थांश में जितने सारे बिंदु लेंगे सारे बिंदु के जो निर्देशांक होंगे तो भुज के रूप में आपको धनात्मक राशि और कोटि के रूप में भी धनात्मक राशि प्राप्त होते रहेंगे। यानी कहने का मतलब है प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है, निर्देशांक का चिन्ह जो होता है वो प्लस होता है। यानी अब रही बात द्वितीय चतुर्थांश की, द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक में क्या देख रहे हो, भुज का मान है -2 और कोटि का मान है 1। इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश में कोई भी बिंदु आप ले लेंगे और उनका निर्देशांक जब प्राप्त करोगे तो क्या देखोगे, द्वितीय चतुर्थांश का जो भुज होगा वो हरदम क्या होगा, ऋणात्मक राशि के रूप में होगा, यानी माइनस होगा। और कोटि का जो मान होगा वो हरदम क्या होगा, प्लस होगा। और इस प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा, -, के रूप में होगा। अब रही बात तृतीय चतुर्थांश की, तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह देखोगे वो किस प्रकार से हो जाएगा। तो तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह देखोगे उसमें देखोगे कि तृतीय चतुर्थांश का जो भुज होता है वो हरदम क्या होता है, माइनस में, और कोटि भी होता है हरदम माइनस में। यानी तृतीय चतुर्थांश का तब चिन्ह हो जाएगा -, जैसे इस उदाहरण में बिंदु एन का जो निर्देशांक दिख रहा है उसमें देखिए भुज का मान भी माइनस में है और कोटि का मान भी माइनस में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग चौथे चतुर्थांश में आ सकते हो। तो चौथे चतुर्थांश में जब आओगे तो क्या देखोगे, चौथे चतुर्थांश का जो भुज होगा वो होगा किसमें, प्लस में, और कोटि जो होगा वो किसमें होगा, माइनस में। तो इस तरह से चतुर्थ चतुर्थांश का भुज हो गया प्लस और कोटि हो जाएगा किसमें, माइनस में। इस प्रकार से हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक का चिन्ह बता सकते हैं।
अब निर्देशांक का चिन्ह बताने से क्या होता है, इससे कई बार की सवाल पूछा जाता है कि कोई एक बिंदु आपको दे दिया जाता है और उनके निर्देशांक भी दे दिए जाते हैं। आपको निर्देशांक देखकर बताने होते हैं कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। जैसे किसी एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 8,-5 है। तो ए बिंदु का निर्देशांक यदि 8,5 है यानी भुज का मान 8 माने +8 प्लस में है और कोटि का मान जो है वो माइनस में है। तो प्लस माइनस बताइए कौन से चतुर्थांश का होता है, तो प्लस कोमा माइनस चिन्ह जो होता है वो देखोगे चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, यानी ए बिंदु जो होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत ही कहीं पर स्थित होगा। उस प्रकार से मान के चलिए कोई एक बिंदु बी दिया हुआ रहेगा, उसका जो निर्देशांक -3,-7 रहेगा, केवल निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, कार्तीय तल में उसका पोजीशन या फिर स्थिति दिया हुआ नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में आप उसका निर्देशांक देखकर कैसे पता कर सकते हो कि दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत होगा। तो इसमें आपको भुज का चिन्ह दिख रहा है माइनस में और कोटि का चिन्ह दिख रहा है वो भी माइनस में। तो माइनस कोमा माइनस कौन से चतुर्थांश का चिन्ह होता है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस कोमा माइनस। तो बी बिंदु जो होगा ना वो तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत होगा। वो किसी भी बिंदु की स्थिति देखकर हम उसके निर्देशांक का चिन्ह पता कर सकते हैं या किसी भी बिंदु का निर्देशांक देखकर हम उसके चतुर्थांश पता कर सकते हैं। क्या देखोगे कि कई बार ये ऐसे होता है कि कोई बिंदु जो होते हैं वह अक्ष पर ही हो जाता है, यानी कहने का मतलब है या तो एक्स अक्ष पर ही हो जाता या फिर कोई बिंदु वाई अक्ष पर ही हो जाता। तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु हो गया, मान के चलिए इस जगह पर एम बिंदु हो गया, तो उसे किस चतुर्थांश में माना जाएगा। तो याद रखिएगा एम बिंदु न तो प्रथम चतुर्थांश में माना जाएगा, न तो द्वितीय में, न तो तृतीय चतुर्थांश में, न तो चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत माना जाएगा। तो फिर उसको क्या माना जाएगा, अक्ष पर स्थित बिंदु माना जाएगा। कौन से अक्ष पर स्थित बिंदु माना जाएगा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु माना जाएगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु अगर एम है तो क्या इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक भी पता किया जा सकता है। आप एम बिंदु से भुज पर लंब और कोटि पर लंब डालें, तो एम बिंदु से जब भुज पर लंब पड़ेगा तो वो लंब कहाँ देखोगे, ठीक 4 और 5 के बीचों बीच में है। तो 4 और 5 के ठीक बीचों बीच में कौन सी राशि होती है, या तो 4.5 होती है या फिर 4.1/2 होता है, जिसको हम लोग 4.5 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका निर्देशांक 4,5 है। इसका निर्देशांक इस तरह से एम बिंदु का निर्देशांक हो गया भुज में कितना 4.5। और कोटि में कितना होगा, तो कोटि में एम बिंदु से वाई अक्ष पर लंब डालिए तो उसका डाला गया लंब कहाँ पहुंच रहा है, 0 पर पहुंच रहा है। इस जगह पर 0 है, मूल बिंदु यानी 0, तो उस स्थिति में उसका कोटि हो जाए कितना 0 और एम बिंदु का निर्देशांक हो गया 4.5,0। इस तरह से मान के चलिए यहां पर स्थित कोई एक बिंदु है, तो देखोगे यह बिंदु भी वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसे किसी चतुर्थांश पर स्थित बिंदु नहीं माना जाएगा। मान के चलो उस बिंदु का नामकरण हम लोग कर देते हैं, किस रूप में कर देंगे, तो इसका नाम कर देते हैं, मान के चलो जेड के रूप में कर देते हैं। तो इस जेड बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो जेड बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए आपको जेड बिंदु से अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा, यानी भुज अक्ष एक्स अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। तो जेड बिंदु से जब एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो उसका लंब कहाँ पहुंच जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा। इस जगह पर देखिए मूल बिंदु है यानी 0 है, तो जेड बिंदु का भुज हो जाएगा 0। रही बात कोटि कितना होगा, तो कोटि देखिए ये तो कोटि पर ही स्थित बिंदु है जेड बिंदु, और जेड बिंदु का पोजीशन कहाँ है, वो -3 और -4 के ठीक बीचों बीच में है। तो -3 और -4 के ठीक बीचों बीच में कौन सी राशि होती है, -3.5 की राशि होती है। तो इसका कोटि हो जाएगा -3.5 और भुज हो जाएगा 0। तो इस तरह से अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु का निर्देशांक प्राप्त किया जाता है। अब देखोगे अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक देखकर भी हम लोग पता कर सकते हैं संबंधित बिंदु कौन से अक्ष में होगा। जैसे देखोगे अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें भुज या फिर कोटि दोनों में से कोई ना कोई एक मान, कम से कम एक मान 0 के रूप में अवश्य ही रहेगा। जैसे मान के चलिए एक बिंदु हम सी ले लेते हैं, इसका भुज अगर हो गया 0 और कोटि हो गया 5, तो उस स्थिति में जान लेना कि सी बिंदु जो होगा वो किसी चतुर्थांश में होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके निर्देशांक में एक बिंदु देखिए भुज का मान क्या है 0 के रूप में, तो ये अक्ष पर होगा लेकिन किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। अब रही बात कौन से अक्ष में होगा, तो याद रखिएगा जिस बिंदु का एक जो है मान 0 हो वह किसी अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। और वह कौन से अक्ष पर स्थित बिंदु होगा, तो जिस अक्ष का मान आपका 0 नहीं है उसी अक्ष पर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर भुज का मान 0 है लेकिन कोटि का मान वो 0 नहीं है, तो उस स्थिति में याद रखिएगा वो सी बिंदु जो होगा ना वो कोटि पर स्थित होगा, यानी वाई अक्ष पर स्थित होगा। अब रही बात वाई अक्ष में कहाँ स्थित होगा, तो वाई अक्ष में जहाँ पर 5 देख रहे हैं वहाँ स्थित होगा।
तो देखोगे y अक्ष में 5 कहाँ स्थित है, इस जगह पर है। अब कोई कहेंगे तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ -5 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोटि का मान केवल 5 है, इसलिए यहाँ पर y अक्ष में इस जगह पर होगा C बिंदु यहाँ पर हो जाएगा और उसका निर्देशांक हो जाएगा भुज का मान कितना 0 और कोटि का मान 5 हो जाएगा। तरह से कार्तीय तल पर कहीं पर भी एक बिंदु दे देंगे तो उस बिंदु का निर्देशांक आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या निर्देशांक देखकर भी हम लोग संबंधित बिंदु को खोज सकते हैं कि वो कार्तीय तल में किस जगह पर होगा। अब अगर रही बात मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु की स्थिति कहाँ है, जहां पर भुज और कोटि एक दूसरे को काट रही होती है। तो एक दूसरे को मान के चलिए O बिंदु पर काट रही है, तो इस O बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आपको O बिंदु से भुज अक्ष यानी x अक्ष पर लंब और O बिंदु से कोटि पर लंब डालना पड़ेगा। तो O बिंदु से डाला गया जो भुज का मान होगा वो कहाँ पहुंचेगा, 0 पर पहुंचेगा, तो इसका भुज हो जाएगा 0। और O बिंदु से कोटि पर डाला गया लंब वो कहाँ पहुंचेगा, 0 पर ही पहुंचेगा, तो इसका कोटि का मान भी हो जाएगा 0। यानी मूल बिंदु या O बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। लेकिन कई बार भी ऐसा होता है जिसमें आपको किसी एक बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर A बिंदु है, उसका निर्देशांक दे देंगे हम लोग 3,7। तो इस A बिंदु का जगह हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A बिंदु में देखिए भुज का मान प्लस में है, कोटि का मान भी प्लस में है, तो जब दोनों ही मान प्लस में है तो निश्चित रूप से हम लोग जानेंगे कि वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब प्रथम चतुर्थांश में कहाँ होगा, तो इसके लिए आपको भुज में 3 पर लंब डालना पड़ेगा, मैंने x अक्ष में चतुर्थांश में 3 पर लंब डालना है और y अक्ष में 7 पर लंब डालना है। तो ये दोनों डाला गया लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम लोग किस नाम से जानेंगे, A बिंदु के नाम से जानेंगे। तो ये बिंदु का A बिंदु हो जाएगा और उसका निर्देशांक हो जाएगा 3,7। ठीक, तरह से कार्तीय तल में कोई एक बिंदु दिए जाने पर संबंधित बिंदु का निर्देशांक हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर कह सकते हो किसी कार्तीय तल के बिंदु का निर्देशांक दिए जाने पर हम लोग संबंधित बिंदु को कार्तीय तल पर दर्शा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या कि किसी कार्तीय तल में एक बिंदु का केवल और केवल एक ही निर्देशांक होता है, एक बिंदु का 2 निर्देशांक कभी भी नहीं हो सकता है। और ठीक इसका विलोम कथन भी सत्य है। विलोम कथन कैसे सत्य है, तो जैसे याद रखिएगा कि किसी भी एक निर्देशांक से केवल एक ही बिंदु को कार्तीय तल पर दर्शा सकते हो, एक निर्देशांक से कभी भी 2 बिंदुओं को निरूपित नहीं किया जा सकता है। निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेटिंग ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। हमको उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए बाकी जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उसे आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आसानी से हल होने लगेंगे। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग दोबारा जो है दूसरे दिन मिलेंगे। आज का क्लास फिलहाल यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।